हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बजट के बारे में बताया था। बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से मैं आप लोगों को इस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको बजट के बारे में बताया था कि बजट क्या है, बजट का निर्माण कैसे होता है, बजट की क्रियान्वित कैसे होती है। अब 4 यूनिट में ही दूसरा टॉपिक है लेखा तथा लेखा परीक्षण। लेखा तथा लेखा परीक्षण, अकाउंट एंड ऑडिट, यह आपका दूसरा टॉपिक है 4th यूनिट में। तो आइए चलते हैं लेखा तथा लेखा परीक्षण की तरफ से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेखा क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट एंड व्हाट इज ऑडिटिंग। ऑडिट जिसको हम कहते हैं, यह अकाउंट और ऑडिट होता क्या है। जैसा कि सरकार का कार्य केवल बजट बनाने तक ही सीमित नहीं है। सरकार केवल बजट बनाकर विभिन्न विभागों में धन का वितरण ही नहीं करती है, बल्कि उन पैसों का लेखा जोखा भी रखती है कि खर्च कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। इसके लिए सरकार के द्वारा लेखा तथा लेखा परीक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो विभिन्न विभागों को जो राशि आवंटित की जाती है, वह विभाग स्वयं ही या तो लेखा रखते हैं, स्वयं भी उस धन का लेखा रखते हैं। लेखा का मतलब अकाउंट, अर्थात है आय व्यय का विवरण। अकाउंट का मतलब क्या है? आय और व्यय का विवरण। आय व्यय का विवरण यानी कि धन कब निकाला जाता है, धन कब जमा किया जाता है, यानी कि धन के निकासी को या धन के जमा करने को हम, या धन के संग्रह को हम जब उसको व्यवस्थित करते हैं, लिखित रूप में लिखते हैं, लिखित रूप में रखते हैं, तो वही क्या हो जाता है? अकाउंट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों का अकाउंट बैंक में होता है, हम कहते हैं कि हमारा अकाउंट है बैंक में, इस बैंक में अकाउंट है, उस बैंक में अकाउंट है। तो अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हम पैसों का लेन देन करते हैं, तो लेन देन का जब हिसाब रखते हैं तो वही अकाउंट हो जाता है। वित्तीय प्रशासन में लेखा का अर्थ होता है मौद्रिक मूल्य रखने वाले धन या वस्तुओं से संबंधित तथ्यों का विवरण। जिन तथ्यों को लेखा के अभिलेखों में शामिल किया जाता है उनको लेन देन कहते हैं। जिन तथ्यों को हम लेखा में शामिल करते हैं, लेखा में शामिल करते हैं वितरण को, मौद्रिक मूल्यों को, मौद्रिक मूल्यों के वितरण को हम जब लेखा के लेन देन, लेखा के अभिलेखों में शामिल करते हैं तो वही लेन देन कहा जाता है। और लेखा करने की इस प्रक्रिया को हम लेखा विधि कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, लेखा विधि कहते हैं। लेखा विधि क्या होता है? तो लेखा विधि के अंतर्गत क्या शामिल होता है? लेखा विधि में हम क्या क्या शामिल करते हैं, किन किन बातों को शामिल करते हैं? वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख रखना, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकृति के लेन देन का एकत्रण, अंकन, वर्गीकरण तथा सार प्रस्तुतिकरण और उनके परिणामों का अर्थ लगाना, ये सब कुछ लेखा विधि में शामिल होता है। तो विभिन्न विभागों में जो लेखा होता है, विभिन्न विभागों में लेखा होता है, या सरकार के द्वारा लेखा होता है या विभिन्न विभागों के द्वारा लेखा होता है। तो लेखा विधि में 3 उद्देश्य शामिल होते हैं। लेखा विधि के 3 उद्देश्य शामिल होते हैं। लेखा विधि के उद्देश्य क्या होते हैं? लेखा विधि के उद्देश्य, लेखा विधि के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला उद्देश्य यह होता है कि कोष संभालने वालों की विश्वसनीयता का निर्धारण करना, यानी कि जिनको राशि आवंटित की गई है और जो अथॉराइज्ड पर्सन है, जो अधिकारी है, जो कि पूरे धन की देखरेख करना है, उसकी विश्वसनीयता की जांच करना, यह लेखा का काम होता है, लेखा विधि का काम होता है। यानी कि कोष संभालने वालों के विश्वसनीयता की जांच करना, विश्वसनीयता की जांच करना किसका? कोष संभालने वालों का, यानी कि कोषाधिकारी का, जिनके पास कोष संग्रह होता है। और दूसरा उद्देश्य इसका होता है नीति निर्धारण एवं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय स्थितियों तथा कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। जो वित्तीय स्थितियों और कार्यों से संबंधित सूचनाएं होती हैं उनको प्रदान करना, यानी कि इसका यह उद्देश्य होता है सूचनाएं प्रदान करना। सूचना प्रदान करना, जो वित्तीय लेन देन होता है, वित्तीय लेन देन जो होता है,
यानी कि हमने कहाँ खर्च किया, पैसा कहाँ खर्च किया, किस मद में खर्च किया, मदों का निर्धारण, और कितना खर्च किया, कुल कितना खर्च हुआ, इन सब का डाटा रखना ही लेखा कहलाता है। यानी कि लेखा विधि का उद्देश्य जो होता है इन सभी डाटाओं का संग्रह करना। तीसरा उद्देश्य इसका होता है व्यय को बजटीय प्रावधानों की सीमाओं में रखना। यानी कि जो बजट व्यय को बजट की सीमा में रखना। जो बजट विभिन्न विभागों को अलॉट किए गए हैं तो उस विभाग का यह कार्य होता है कि उस बजट की समीक्षा करें, व्यय को बजट की सीमाओं के अंतर्गत रखें। जो बजट उसको अलॉट किया गया है उसी बजट के अंतर्गत वह कार्य करें। अंतर्गत रखना, व्यय को बजट की सीमाओं के अंतर्गत रखना, यानी कि जितना बजट हमें अलॉट किया गया है सरकार के द्वारा, जितनी धनराशि हमें दी गई है उसी धनराशि का हम उपयोग करें, उस धनराशि की सीमा से बाहर हम उपयोग नहीं करें। तो इन सब का विवरण जो होता है वह लेखा के अंतर्गत किया जाता है। एल डी व्हाइट ने लेखा के प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है। आइए देखते हैं एल डी व्हाइट ने लेखा के कौन कौन से कार्य बताए हैं। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेखा क्या है। लेखा का मतलब लिखित हिसाब किताब रखना, पैसे कहाँ खर्च हुए, कितना खर्च हुए, किस मद में खर्च हुए, इसका एक विवरण रखना, यही लेखा कहलाता है। तो एल डी व्हाइट के अनुसार लेखा के कार्य जो हैं वित्तीय अभिलेख तैयार करना। पहला क्या कार्य है? वित्तीय अभिलेख तैयार करना। हर विभाग का यह दायित्व होता है कि वह अपने वित्तीय अभिलेखों को तैयार करे, वित्तीय अभिलेखों को सुरक्षित रखे। यानी कि जो पैसे खर्च किए जाते हैं उन पैसों का हिसाब किताब रखे, रिकॉर्ड में रखे, ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण न हो सके। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि जब वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है या विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो वित्तीय अभिलेख जब सुरक्षित रहेंगे, जब सही रहेंगे और समन्वित रूप से रहेंगे, तब विभागों के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कार्य है कोष संभालने वालों की रक्षा करना। यानी कि जो कोष संभालने वाले होते हैं, जैसे कोषाधिकारी या कोष संभालने वाले लोग होते हैं, तो कोष संभालने वालों की रक्षा करना भी इस लेखा का कार्य होता है। क्योंकि जब लिखित विवरण होता है, आय व्यय का हिसाब किताब रखा जाता है, तो कोषाधिकारी के ऊपर कोई आंच नहीं आती है। तीसरा है संगठन एवं उसकी सभी शाखाओं में वित्तीय शर्तों को प्रकट करना। यानी कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी विभाग हैं और विभागों की जितने उप विभाग हैं या जितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में वित्तीय शर्तों को प्रकट करना। यानी कि वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ी और वित्त को कहाँ कहाँ खर्च किया गया, क्या वित्त खर्च करना जरूरी था, इन सभी शर्तों को पूरा करना ये लेखा का कार्य होता है। चौथा, व्यय की दरों में आवश्यक संशोधन को बढ़ावा देना। यानी कि जो व्यय की जो दर होती है, जो हम पैसे खर्च करते हैं या धन खर्च किया जाता है विभागों के द्वारा, उसमें आवश्यक संशोधन को बढ़ावा देना भी इनका कार्य, लेखा का कार्य होता है। कि जब हम आवश्यक हिसाब किताब रखते हैं, अपने विभागों का हिसाब किताब रखते हैं, आय व्यय का हिसाब किताब रखते हैं, तो आय व्यय के आधार पर लाभ और हानि भी तय होता है। विभागों की लाभ और हानि भी तय किया जाता है। तो जब हम एक वित्तीय विवरण तैयार करते हैं तो वित्तीय विवरण से हमें स्पष्ट होता है कि हमें कितने और धन की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें कितने और धन की जरूरत पड़ सकती है। तो आवश्यक संशोधन, जैसे कि आज हमने 1 लाख रुपए खर्च किया तो कल 1.5 लाख खर्च हो सकता है। तो यह आवश्यक संशोधन को बढ़ावा देने का कार्य भी लेखा के द्वारा किया जाता है। पांचवा है उत्तरदायी पदों पर बैठे लोगों को जानकारी देना। जो उत्तरदायी पदों पर लोग बैठे हैं उनको ये जानकारी देना आवश्यक होता है कि किस विभाग में कितना खर्च किया गया है या कितने अभी अनुदान की जरूरत पड़ सकती है। तो वित्तीय लेन देन की, वित्तीय विवरण की जानकारी देना, यह जो उत्तरदायी लोग होते हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या धन आवंटित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन उत्तरदायी लोगों को यह जानकारी सुनिश्चित कराना पड़ता है। तो जब हम लेखा तैयार करते हैं तो हम आसानी से जानकारी उनको दे सकते हैं। लेखा परीक्षा में सहायता देना। क्योंकि लेखा के पश्चात लेखा परीक्षण भी किया जाता है, तो जब हमारा लेखा तैयार नहीं होगा तो लेखा परीक्षण असंभव है। इसलिए यह जरूरी है कि लेखा परीक्षण करने के लिए हमारा लेखा सही तैयार हो। यदि लेखा परीक्षण सही तैयार होता है तो लेखा परीक्षण में भी सहायता उत्पन्न होती है या लेखा परीक्षण में काफ़ी आसानी होती है। तो एल डी व्हाइट ने लेखा के यह 6 कार्य बताए हैं।
शुरू में जो होता था हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में शुरू में लेखा परीक्षा और लेखा एक ही होता था। लेखा तथा लेखा परीक्षण यह एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था या एक ही संस्था के द्वारा किया जाता था, लेखा तथा लेखा परीक्षण। लेकिन 1976 में इसको अलग कर दिया गया। 1976 में लेखा को लेखा परीक्षण से अलग कर दिया गया। 1976 तक लेखा विधि और लेखा परीक्षण का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से जुड़े होते थे। यानी कि महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही विभिन्न विभागों का लेखा भी तैयार करता था और विभिन्न विभागों का लेखा परीक्षण भी करता था। यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा ही यह सब किया जाता था, विभागों का दायित्व तो नहीं था। वही नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक वही लेखा का संग्रह भी करता था, लेखा परीक्षक का कार्य भी करता था। परंतु 1976 में लेखा को लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया। 1976 में लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। 1976 में लेखाओं का विभागीकरण कर दिया जाता है। यानी कि अब लेखा का दायित्व जो है वह किसका है? विभागों का है। विभिन्न विभाग हैं, जैसे गृह विभाग है, रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, पुलिस विभाग है, शिक्षा विभाग है, विभिन्न विभाग जो हैं हमारे भारत के अंतर्गत है। तो अब लेखा का कार्य किसका हो गया? लेखा का दायित्व किसका हो गया? विभागों का हो गया। अब लेखा का दायित्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं रह गया है, अब यह विभागों को सौंप दिया गया है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल लेखा परीक्षण मात्र से ही है। यानी कि जो भारत का कैग होता है, जिसको हम कैग कहते हैं, जिसको अभी आपको आगे हम बताएंगे, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो जो कैग होता है वो उसका कार्य केवल लेखा परीक्षण करना होता है, लेखा का कार्य करना नहीं होता है। लेखा का कार्य मतलब कि आय व्यय का हिसाब किताब रखना, कहाँ धन खर्च किए जा रहे हैं, किस मद में खर्च किए जा रहे हैं, यानी कि पूरा वित्तीय विवरण यह विभागों का ही दायित्व बन गया है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यह कार्य नहीं रह गया है। इसके अलावा जो प्रशासनिक विभाग हैं, वह प्रशासनिक विभागों ने भुगतान एवं प्राप्तियों के अधिकांश कार्य कोषागार से ले लिए हैं। अर्थात जो विभाग हैं उनको कितना धन प्राप्त होता है वह सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? विभाग की होती है। और प्राप्तियां कहाँ से होती है? यानी कि वह जो कर लगाया जाता है तो हर विभागों को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि कौन से विभाग कौन से कर वसूलेगा। तो कर का जो प्राप्त होता है उसका भी विवरण यह विभाग स्वयं रखते हैं। यानी कि भुगतान करने और उनके हिसाब की जिम्मेदारी अब विभागों ने खुद ले ली है। और इस लेखा और लेखा परीक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न मंत्रालय हैं, तो विभिन्न मंत्रालयों के जो मुख्य लेखाधिकारी होते हैं वह मंत्रालय के सचिव होते हैं। जो मंत्रालयों के अंतर्गत लेखाधिकारी होते हैं, मंत्रालय जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, उस मंत्रालय में भी लेखाधिकारी होते हैं जो मंत्रालयों के व्यय का हिसाब किताब रखते हैं। लेखा अधिकारी होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं। यह मंत्रालय जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय हैं। तो हर मंत्रालयों में एक लेखाधिकारी होता है। और लेखाधिकारी कौन होता है? वहाँ का सचिव होता है। लेखाधिकारी कौन होता है? वहाँ का मंत्रालय का जो सचिव होता है यही लेखाधिकारी होता है। सचिव का ही काम होता है कि आय व्यय का हिसाब किताब रखना, विभिन्न मदों का हिसाब किताब रखना, यह सचिव का ही काम होता है। सचिव को नामित किया जाता है। मासिक लेखा के प्रमाणीकरण के लिए वह उत्तरदायी होता है। यह जो लेखा परीक्षक होता है, मंथली इनकम कितनी होती है, मंथली कितनी आय व्यय होता है, यह सब इसके लिए उत्तरदायी होता है। जो मुख्य लेखा अधिकारी होता है या उसको हम सचिव बोलते हैं। और वह जो होता है मुख्य लेखाधिकारी जो होता है वह अपना उत्तरदायित्व तो मंत्रालय के एकीकृत वित्त सलाहकार के द्वारा और उसकी सहायता से पूरा करता है। यानी कि हर मंत्रालयों में एक वित्तीय सलाहकार होते हैं, वित्तीय सलाहकार होते हैं। इन्हीं वित्तीय सलाहकार के माध्यम से यह अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है। यह लेखाधिकारी अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है। यह जो वित्तीय सलाहकार होता है यह मंत्रालयों के लेखा संगठन और भुगतान का प्रधान होता है। तो इस तरह से विभिन्न विभागों में लेखा का काम किया जाता है और लेखा का काम करना यह विभागों का ही उत्तरदायित्व हो गया है।
और विभिन्न मंत्रालयों का जो सचिव होता है, जिसको हम मुख्य लेखा प्राधिकारी के नाम से जानते हैं, वह अपने विभागों में विभिन्न कार्य करता है। जैसे वह जब बजट का निर्माण होता है तो वह अपने विभाग का क्या करता है, अपने विभाग के बजट का निर्माण करता है, अपने विभाग का बजट का निर्माण करता है। दूसरा, चूँकि सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, फरवरी माह में सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जब यह बजट प्रस्तुत किए जाते हैं तो बजट की तैयारी उसके पूर्व में होने लगती है। बजट की तैयारी उसके पूर्व 7-8 महीने पूर्व ही होने लगती है। विभिन्न विभागों को प्रपत्र दे दिया जाता है और विभिन्न विभाग अपने आय व्यय का ब्यौरा उस प्रपत्र पर भरते हैं और उनको कितने राशि की ज़रूरत होती है, इस राशि का भी अंकन वह उस प्रपत्र पर करते रहते हैं। तो मुख्य लेखाधिकारी या जो उस मंत्रालय का सचिव होता है, वही बजट का निर्माण करता है और वही व्यय पर नियंत्रण रखता है। व्यय पर नियंत्रण भी वही रखता है, यानी कि वह उसके कंट्रोल में होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना है, कहाँ पैसों की अति आवश्यकता है और कहाँ की ज़रूरतें बाद में पूरी की जा सकती है। तो वह व्यय पर नियंत्रण करता है, व्यय पर नियंत्रण स्थापित करता है। वह व्यय पर नियंत्रण भी करता है। कौन? यह लेखा अधिकारी अपने विभागों के और इसके अलावा मंत्रालयों द्वारा स्वीकृत भुगतान का व्यवस्थापन करता है। वह संपूर्ण मंत्रालयों का लेखा के द्वारा समेकन करता है। जो मंत्रालय सचिव होता है या जो मुख्य लेखा अधिकारी होता है, वह मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित अनुदानों के लिए विनियोग लेखा को तैयार करता है और सभी मंत्रालय सचिव का या मुख्य लेखाधिकारी का यह कार्य होता है कि प्रबंधन की ऐसी कुशल प्रणाली को लागू करे जो विभागों के लिए उपयुक्त है। तो जो यह लेखा अधिकारी होता है, यह विभिन्न भुगतानों का लेखा परीक्षक भी करता है, आंतरिक लेखा परीक्षक भी करता है, आंतरिक लेखा परीक्षण भी करता है, यानी कि जो कितने भुगतान किए गए इसकी वह परीक्षण भी करता है कि भुगतान कहाँ कहाँ खर्च किए गए हैं। तो जो वित्तीय सलाहकार के सहयोगी होते हैं, जो वित्तीय सलाहकार, चूँकि हर विभाग में एक वित्तीय सलाहकार होता है, तो वित्तीय सलाहकार का जो सहयोगी कौन होता है? लेखा अधिकारी होता है। लेखा अधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी होता है या वित्तीय सलाहकार का सहयोगी होता है। इसके अलावा भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के प्रमुख होते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक होते हैं। विभिन्न अधिकारी होते हैं जो वित्तीय सलाहकार के निर्देशन में कार्य करते रहते हैं और अपने मंत्रालयों के बजट को, आय व्यय विवरण को देखते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जिला स्तर पर जिला कोषागार होता है और जिला कोषागार का जो अधिकारी होता है उसको हम कोषाधिकारी बोलते हैं। तो हर जिलों का एक कोषाधिकारी होता है, हर जिलों का कोषाधिकारी होता है। इसी तरह से राज्य के लिए भी एक महालेखापाल होता है, महालेखापाल होता है, राज्य के लिए होता है। यानी कि हर जिले में एक कोषाधिकारी होता है जो कोष की रक्षा करता है, कोष के आय व्यय की जांच करता रहता है। कोषाधिकारी का संपूर्ण दायित्व होता है कि वह कोष को सुरक्षित रखे और व्यय को सुनिश्चित रखे। तो हर जिले में एक कोषाधिकारी होता है और इसी तरह से हर राज्य में एक महालेखापाल होता है जो कि जिसके अधीन सभी कोषाधिकारी होते हैं और वह आय व्यय का विवरण अपने पास मंगाता रहता है। हर जिलों से आय व्यय का विवरण अपने पास मंगाता रहता है। इसी तरह से पूरे भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। पूरे संघ भारत के लिए, यानी कि पूरे भारत के लिए एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है जो सभी राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है, यानी कि वित्त की आय व्यय की जांच करता रहता है, लेखों को सुरक्षित रखने का निर्देश वह देता रहता है। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय शासन प्रणाली है, वित्तीय प्रशासन जो होता है, वह इन कैग के माध्यम से ही वित्तीय प्रशासन को सुनिश्चित किया जाता है। सरकार तो बजट तो दे देती है, विभिन्न विभागों को आवंटित कर देती है और यह विभाग उस बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, इसकी जांच करना किसका कार्य होता है? कैग का होता है।
इसकी जांच करने का कार्य कैग का होता है, लेकिन साथ ही साथ ये विभागों का भी दायित्व होता है कि वह अपने आय और व्यय को सुनिश्चित रखें। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे जा रहे हैं, उनका एक लिखित विवरण तैयार करें ताकि किसी प्रकार का उनके ऊपर दोषारोपण न उत्पन्न किया जा सके। तो जो लेखा होता है वह एक लिखित दस्तावेज होता है, आय व्यय के विवरण का लिखित दस्तावेज होता है। राशि कहाँ खर्च की जाती है इसका भी विवरण इस लेखा में रहता है। यानी कि लेखा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में जो राशि खर्च की जाती है, आय व्यय का जो विवरण होता है, उसी विवरण को हम लिखित रूप में जब रखते हैं तो वही हमारा लेखा कहलाता है। आइए अब देखते हैं लेखा परीक्षा क्या होता है, यानी कि ऑडिट क्या होता है। अकाउंट तो हो गया, यह अकाउंट हो गया, यानी कि लेखा हो गया कि हर विभागों के पास लेखा होता है, हर विभागों के पास अपना लेखा होता है। जैसे कि आप अपने जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये आपके पास हैं और आपको खर्च करने हैं, तो यह खर्च करते हैं जब, तो यह आप व्यक्तिगत हिसाब रखते हैं कि हमने पैसे को कहाँ खर्च किया। तो आपके ऊपर जो आपका गार्जियन होता है वह आपसे पूछता है, जांच करता है कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है, किस कार्य में किया गया है, किस मद में खर्च किया गया है, क्या इस पैसे का उपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। तो यही क्या कहलाता है, लेखा परीक्षा कहलाता है। आइए हम लेखा परीक्षा को विस्तार से जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि लेखा परीक्षण होता क्या है। लेखा परीक्षण या इसको हम अंकेक्षण भी कहते हैं। लेखा परीक्षण या इसको हम अंकेक्षण भी कह सकते हैं, अंकेक्षण भी कहते हैं, यानी कि अंकों का लिखित रूप में होना, अंकेक्षण भी कह सकते हैं लेखा परीक्षण को। यह जो ऑडिटिंग शब्द है या ऑडिट शब्द है, यह लैटिन भाषा के आडिरे से लिया गया है, आडिरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुनना। जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना, आडिरे से लिया गया है। यह ऑडिटिंग शब्द अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है लेखा परीक्षण, और ऑडिटिंग शब्द या ऑडिट शब्द लैटिन शब्द लैटिन भाषा के आडिरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुनना। प्राचीन समय में यूनान, मिस्र तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब किताब रखने के लिए एक चतुर लेखपालों की नियुक्ति की जाती थी। जो राजकीय हिसाब किताब होते थे उनकी देखरेख करने के लिए चतुर लेखपालों की नियुक्ति की जाती थी। जो लेखपाल होते थे वह न्यायिक अधिकारियों के सामने उन हिसाब किताब को पढ़कर सुनाते थे और न्यायिक अधिकारी उसको सुनकर अपना निर्णय देते थे। तो प्राचीन समय की इसी सुनने की प्रक्रिया को अंकेक्षण कहा गया। सुनने की प्रक्रिया को अंकेक्षण कहा गया। बाद में इटली और इंग्लैंड में भी अंकेक्षण की कार्य की आवश्यकता महसूस होने की। इटली और इंग्लैंड के सरकारों ने भी, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ के राजाओं ने भी अंकेक्षण का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद विभिन्न देशों ने धीरे धीरे अंकेक्षण पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया। आज चाहे भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्री अपने बजट का अंकेक्षण करते हैं। विभिन्न विभागों में लेखा परीक्षण का कार्य किया जाता है। लेखा और लेखा परीक्षण का कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो लेखा परीक्षण होता है या अंकेक्षण जो होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, शासन जिस सार्वजनिक धन को खर्च कर रहा है, जैसे कि संसद में बजट पारित हो जाता है और बजट कहाँ चला जाता है, शासन में चला जाता है। और शासन यानी कार्यपालिका के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट जो है विभिन्न विभागों में आवंटित कर दिया जाता है। तो लेखा परीक्षण का उद्देश्य होता है कि शासन जिस सार्वजनिक धन को खर्च कर रहा है, क्या वह खर्च गलत तो नहीं है, कहीं उस राशि का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। यानी कि पूरे खर्च का यह विवरण तैयार करता है। खर्च का विवरण, इसमें खर्च का विवरण तैयार किया जाता है कि कहीं गलत खर्च तो नहीं किया गया है, कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया गया है धन का, क्योंकि यह सरकारी धन होता है, यह पब्लिक का धन होता है। तो पब्लिक के धन का हिसाब किताब रखना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक लेखा और इसके अलावा लेखा परीक्षण का कार्य होता है कि सार्वजनिक लेखा की जांच करना। जो विभिन्न विभागों के द्वारा लेखा तैयार किए जाते हैं, उन लेखाओं की जांच करना इसका कार्य होता है। लेखा परीक्षण का कार्य क्या होता है, लेखाओं की जांच करना, जो विभिन्न विभाग के द्वारा लेखा तैयार किए जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर एम.पी. शर्मा कहते हैं कि लेखा परीक्षण दिशाओं की जांच का काम है। डॉक्टर एम.पी. शर्मा का कहना क्या है, डॉक्टर एम.पी. शर्मा
डॉक्टर एमपी शर्मा का कहना है लेखा परीक्षण दिशाओं की जांच का काम है, लेखा परीक्षण दिशाओं की जांच का काम है। वहीं डॉक्टर नागपाल कहते हैं, डॉक्टर नागपाल का कहना है कि इसका उद्देश्य शासन में अपव्यय न होने देना व इसको रोकना है। इसका उद्देश्य शासन में अपव्यय न होने देना और इस अपव्यय को रोकना ही लेखा परीक्षण कहलाता है। तो लेखा परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, आइए हम उद्देश्यों को जानते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य, हम लेखा परीक्षण क्यों करते हैं या सरकार के द्वारा लेखा परीक्षण क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य। पहला उद्देश्य यह होता है कि कार्यपालिका के बजट के अनुसार कहीं आय से अधिक व्यय तो नहीं हुआ है, आय से अधिक व्यय तो नहीं हुआ है, आय से अधिक व्यय तो नहीं हुआ है। दूसरा कार्य इसका होता है कि व्यय नियमानुसार हुआ है कि नहीं, नियमानुसार व्यय हुआ है कि नहीं, नियमानुसार यानी कि जो व्यय नियम से होना चाहिए था, जो विधिसंगत होना चाहिए था, वह विधिसंगत हुआ है कि नहीं, यह सब हम लेखा परीक्षण के द्वारा ही तय करते हैं। फिर जो व्यय हुआ है या जो व्यय किया गया है उसकी बाउचर राशि लगी है कि नहीं, उसकी बाउचर राशि लगी है कि नहीं, बाउचर राशि लगी है कि नहीं, यानी कि बिल लगाया गया है कि नहीं, विभिन्न मदों में जो भुगतान किया गया है, विभिन्न मदों में जो खर्च किया गया है, तो उन मदों से संबंधित बिल इस लेखांकन में रखा गया है कि नहीं। तो बिलों की जांच करना, जो राशि विभिन्न मदों में खर्च की जाती है, उन मदों से संबंधित जितने भी बिल होते हैं उन बिलों की जांच की जाती है। इसके अलावा कि जो व्यय है वह औचित्य के अनुसार खर्च किया गया है कि नहीं, जो व्यय है उसकी औचित्यता की जांच करना, या औचित्यता का मतलब क्या यह व्यय करना आवश्यक था, औचित्यता की जांच करना, क्या यह व्यय आवश्यक था, कहीं यह व्यय गलत कार्यों में तो खर्च नहीं किया गया है, या यह व्यय कहीं फालतू कार्यों में तो खर्च नहीं किया गया है, व्यय नियमानुसार ही किया गया है, यानी कि उसकी औचित्यता की जांच करना कि व्यय सही जगह खर्च किए गए हैं या सही जगह किया गया है। इसके अलावा लेखा परीक्षण का उद्देश्य होता है अपव्यय को रोकना, शासन में जो अपव्यय किया जाता है उन अपव्यय को रोकना लेखा परीक्षण का उद्देश्य होता है। इसके अलावा स्वीकृत धनराशि का प्रयोग लापरवाही से तो नहीं किया गया है, यानी कि जो बजट अलॉट कर दिया गया है संसद के द्वारा या विभागों को दे दिया गया है, तो उस राशि का उपयोग लापरवाही से तो नहीं किया गया है। और जो धन का संग्रह करना था, विभिन्न विभागों को जो धन का संग्रह करना था, जैसे कि टैक्सेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो विभिन्न विभाग ने धन का संग्रह किए हैं कि नहीं किए हैं। और इसके अलावा लेखा परीक्षण यह भी कार्य करता है कि यह धन के व्यय मदों को निर्धारित करता है, जिसके लिए धन दिया गया है क्या धन उसी मद में खर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और जो इसका सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य होता है लेखा परीक्षण का, कि इस धन के द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को या अधिकारियों के द्वारा अपने रिश्तेदारों को कोई लाभ तो नहीं पहुंचाया गया है, उनके आर्थिक हितों को तो ध्यान में नहीं रखा गया है, यानी कि पैसे का दुरुपयोग वह अपने हितों में तो नहीं कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षण का कार्य सरकार के द्वारा संपन्न किया जाता है। लेखा परीक्षण 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, लेखा परीक्षण के प्रकार, पहला प्रकार होता है पूर्व लेखा परीक्षण, पूर्व लेखा परीक्षण। दूसरा उत्तर लेखा परीक्षण, उत्तर लेखा परीक्षण। तीसरा आंतरिक लेखा परीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण। और चौथा है बाह्य लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण। यह 4 प्रकार के लेखा परीक्षण होते हैं। पूर्व लेखा परीक्षण क्या होता है, जब शासन के द्वारा व्यय निर्धारित किया जाता है तो
व्यय करने से पूर्व ही जो विभाग होता है वह विभाग निर्धारित कर लेता है कि उसको कहाँ कहाँ धनराशि खर्च करनी है और कैसे खर्च करनी है, किस कार्यों में खर्च करनी है। जब धनराशि की प्रक्रिया पूरी निर्धारित पहले से कर ली जाती है, एक पहले से अनुमान तैयार कर लिया जाता है कि इस बजट को कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो वह पूर्व लेखा परीक्षण कहलाता है। वहीं जो उत्तर लेखा परीक्षण होता है वह व्यय के बाद जब लेखाओं का परीक्षण किया जाता है तो वह उत्तर लेखा परीक्षण कहलाता है। यानी कि जो शासन के द्वारा जो विभागों को धनराशि आवंटित की गई है, जब वह धनराशि विभिन्न मदों में खर्च हो जाती है, विभिन्न कार्यों में खर्च हो जाती है, तो खर्च करने के पश्चात जब उस व्यय का परीक्षण किया जाता है कि हमने कहाँ कहाँ धनराशि खर्च की है, किन मदों में खर्च की है और हमें और कितनी राशि की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको हम उत्तर लेखा परीक्षण कहते हैं। वहीं जो आंतरिक लेखा परीक्षण होता है, यह जब विभाग स्वयं अपना लेखाओं का परीक्षण करते हैं, तो वह जब स्वयं विभागों के द्वारा ही लेखाओं का परीक्षण किया जाता है तो वह आंतरिक लेखा परीक्षण कहलाता है। यानी कि लेखाओं की जांच करने का काम यह विभाग स्वयं ले लेता है तो वह विभागीय परीक्षण कहलाता है या वह आंतरिक लेखा परीक्षण कहलाता है। वहीं जो बाह्य लेखा परीक्षण होता है, यह जब किसी स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा या स्वतंत्र संस्था के द्वारा लेखाओं की जांच कराई जाती है। जैसे विभिन्न कंपनी होते हैं, विभिन्न संगठन होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं, जब इनके लेखाओं की जांच एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा कराई जाती है तो बाह्य लेखा परीक्षण कहलाता है। यानी कि जो ऑडिटर होते हैं वह बाहर से आते हैं, बाहर से आकर जब कंपनियों के लेखाओं की जाँच करते हैं तो वह बाह्य लेखा परीक्षण कहलाता है। और भारत में यह काम किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। लेखा परीक्षण का महत्व क्या होता है? आइए लेखा परीक्षण के महत्व को जानते हैं। आइए हम लेखा परीक्षण के महत्व को समझते हैं कि लेखा परीक्षण का महत्व क्या है। लेखा परीक्षण यह विभिन्न कंपनी में किया जाता है, विभिन्न कंपनियां जो होती हैं विभिन्न संगठन में किया जाता है, संस्थाओं में किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी संस्थाओं में किया जाता है, विभिन्न विभागों में किया जाता है। जितने भी सरकारी संगठन होते हैं या गैर सरकारी संगठन होते हैं, सब में लेखा परीक्षण किया जाता है कि उनकी वार्षिक आय कितनी हुई, वार्षिक खर्च कितना हुआ। यानी कि एक वर्ष में आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है और लेखों की सच्चाई का पता लगाया जाता है कि लेखों में जो राशि अंकित की गई है वह सही है कि नहीं सही है। यही लेखा परीक्षण कहलाता है। तो लेखा परीक्षण के द्वारा भ्रष्ट व्यक्ति का निर्धारण होता है कि कौन व्यक्ति भ्रष्ट है, अधिकारी कौन भ्रष्ट है, क्या वह अधिकारी सही मद में खर्च किया है या बिना खर्च किए ही पैसों की निकासी कर लिया है या पैसे खर्च कर लिए गए हैं, उसका कोई विवरण तैयार नहीं किया गया है। यानी कि पैसे खर्च कर दिए गए हैं और उसका कोई विवरण तैयार नहीं किया गया है। तो इस लेखा परीक्षण के द्वारा भ्रष्ट व्यक्ति का निर्धारण होता है कि विभागों में कौन से व्यक्ति भ्रष्ट हैं। इसके अलावा व्यय की सच्चाई की जांच की जाती है इस लेखा परीक्षण के अंतर्गत कि व्यय सही मदों में खर्च किया गया है कि नहीं किया गया है, और वह व्यय जिन मदों में खर्च किया गया है उस मदों से लाभ सुनिश्चित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। व्यय की पात्रता की जांच की जाती है कि व्यय सही जगह खर्च किया गया है या नहीं खर्च किया गया है। जो व्यय किया गया है क्या वास्तव में उस मद में व्यय करने योग्य था या नहीं था। विधानमंडल को प्रतिवेदन देना, यह जब लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखाओं की परीक्षा की जाती है या ऑडिटिंग का कार्य किया जाता है तो जो विभिन्न कंपनी या संगठन, संस्थाओं या विभागों के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, उन्हें रिपोर्टों को वह कहाँ देते हैं? उन्हें रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। यानी कि प्रतिवेदन जो होते हैं, जो विभिन्न कंपनी, विभिन्न विभाग के संबंध में, लेखाओं के संबंध में जो वह प्रतिवेदन तैयार करते हैं, तो उस प्रतिवेदन को विधानमंडल को देते हैं। यदि राज्य के संबंध में है वह प्रतिवेदन तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। यदि केंद्र के संबंध में है या संघ के संबंध में है तो केंद्र सरकार को या केंद्रीय संसद के समक्ष वह प्रतिवेदन को रखते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सुझाव देना भी लेखा परीक्षकों का कार्य होता है। जो लेखा परीक्षक होते हैं वह केवल विभागों की कमियां ही नहीं ढूंढते हैं, विभागों का अपव्यय ही नहीं ढूंढते हैं, यानी कि वह केवल जांच पड़ताल ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके संबंध में विभिन्न सुझाव भी देते हैं कि हम इस भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं, अपव्यय को कैसे रोक सकते हैं। इन संबंध में विभिन्न सुझाव भी देते रहते हैं। तो जो विभिन्न
ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विभिन्न संस्थाएं होती हैं, राज्य होते हैं या केंद्र स्तर पे जितने भी संगठन होते हैं, सभी राज्य और केंद्र स्तर के संगठनों के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी जो होती है वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की होती है। किसकी होती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कहते हैं कैग, इसको हम क्या कहते हैं? कैग के द्वारा की जाती है। कैग ही विभिन्न संस्थाओं की ऑडिटिंग का काम करती है, यानी कि लेखाओं का परीक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। यह जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, यह संवैधानिक, इसकी स्थिति जो होती है संवैधानिक होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में, यह भारतीय संविधान में 148 से 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है, यानी कि 65 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है। और इसको जिस प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटाया जा सकता है। इसका जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है इसको वेतन। यह जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है यह अकेले ही कार्य नहीं करता है, बल्कि यह एक प्रकार की संस्था है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक प्रकार की संस्था है। इसके अधीन करीब 55,000 कर्मचारी कार्य करते रहते हैं। इसके अधीन 55,000 कर्मचारी कार्य करते रहते हैं, जो विभिन्न विभागों में जाकर ऑडिटिंग का काम करते हैं, लेखाओं के परीक्षण का कार्य करते हैं। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसके कार्य होते हैं राज्य और केंद्र सरकारों का लेखा जोखा तैयार करना, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का लेखा तैयार करना, लेखों में दर्शाई गई राशि की वैधानिकता की जांच करना। यह कैग का काम होता है कि राज्यों को जो धनराशि दी गई है उसकी जांच करना, उसकी वैधानिकता को जांच करना। इसके अलावा सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों के आय व्यय का परीक्षण करना भी कैग का प्रमुख कार्य होता है। कैग के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट किया जाता है। यह राज्य से संबंधित ऑडिट को राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल जो होता है उसको राज्य के विधानमंडल में रखता है और केंद्र से संबंधित खातों को या केंद्र से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। यानी कि केंद्र से संबंधित ऑडिट को राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्य से संबंधित ऑडिट को यह राज्यपाल को सौंपता है। और भारत की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों के साथ साथ राज्य के आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण भी ये करता है। यानी कि भारत की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के साथ साथ यह राज्य के भी आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के आय व्यय की परीक्षण करता है। इस कैग को हम संसद के लोक लेखा समिति, संसद में एक लोक लेखा समिति होती है जो इसको निर्देशन देती रहती है। लोक लेखा समिति, संसद की लोक लेखा समिति एक होती है जो इस कैग को निर्देशन देती रहती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है। यह इसको लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है या सलाहकार भी कहा जाता है। इस तरह से कैग संपूर्ण भारत का ऑडिटिंग का काम करती है और राज्यों का भी ऑडिटिंग का काम यही करती है। आय व्यय का ब्यौरा, लेखांकन का कार्य और आय व्यय का ब्यौरा भी यही तैयार करती है। विभिन्न लेखाओं का परीक्षण भी यही करती है। विभिन्न लेखाओं का परीक्षण भी कैग के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो ऑडिट का कार्य होता है वो वास्तव में इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इंडिया ऑडिट एंड
अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, IAR&RD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसको वैधानिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, इसको वैधानिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। फिर भी संपूर्ण भारत में पूरे कंपनियों की जांच, विभिन्न संगठनों की जांच इस संस्था के द्वारा, इंडिया ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया लेखा और लेखा परीक्षण क्या होता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को तुलनात्मक शासन और राजनीति पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।